आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीयों के सैन्य विमान से डिपोर्ट किए जाने पर बोली प्रियंका गांधी, कहा ट्रंप मोदी के अच्छे दोस्त हैं, फिर ऐसा कैसे हुआ। अमेरिका ने नियमों के तहत भारतीयों को भेजा, अवैध प्रवासी को डिपोर्ट किए जाने पर संसद में बोले विदेश मंत्री। तिरुपति मंदिर में गैर हिंदू को हटाए जाने पर बिफरे ओवैसी, सीएम नायडू पर साधा निशाना। एग्जिट पोल में आपके पिछड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, बोले आपको कम आंक रहे हैं एग्जिट पोल। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद भड़के अखिलेश यादव, बोले चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। ढाका में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पति के आवास को फूका गया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर विपक्षी नेताओं में गहरी चिंता और गुस्सा है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर पीएम मोदी ट्रंप के इतने अच्छे दोस्त हैं तो ऐसा उन्होंने क्यों होने दिया। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? अमेरिका से भारत लाए गए 104 भारतीयों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का मामला कोई नया नहीं है। अमेरिकी नियमों के तहत ही भारतीयों को भेजा जा रहा है। ये कई सालों से ऐसा ही है। 2012 से ही ये नियम लागू है। हर देश में लोगों की राष्ट्रीयता की जांच होती है। हम डिपोर्टेशन के मामले पर लगातार अमेरिकी सरकार के संपर्क में है ताकि भारतीयों के साथ किसी भी तरह का अमानवीय बर्ताव न हो सके। विपक्षी सांसदों की ओर से उठाए गए सवालों पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि 104 भारतीयों को वापस भेजने की जानकारी हमें भी थी। अथॉरिटीज को हमने निर्देश दिए हैं कि वो हर एक रिटर्नी से बैठकर बात करें कि वो कैसे अमेरिका गए। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया देखें तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या चार्टर्ड प्लेन हो, प्रक्रिया वही होती है। वहीं मनोज झा के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि एडवांस नोटिस दिया गया था। प्रॉपर्टी का सवाल है तो उनके पास नहीं थी। उनके पास कुछ भी होगा तो हम उसे देखेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका से अवैध प्रवासियों के डिपोर्शन को लेकर अपना बयान दिया है। आंध्र प्रदेश के टीटीडी ने मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने के फैसले की एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि जब टीटीडी के कर्मचारियों को सिर्फ इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वे गैर हिंदू हैं, तो एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी किस आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कम से कम 2 गैर मुस्लिम भी सदस्य हो सकते हैं। इससे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और उन्हें अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। 18 नॉन हिंदूज को तिरुपति ट्रस्ट ने निकाल दिया और उनको टेंपल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो दोगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है सर। बिल्कुल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 70 सीटों पर एक चरण में मतदान संपन्न हो गया। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आता दिख रहा है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। एग्जिट पोल पर शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक्चुअल पोल हुआ है
उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। एग्जिट पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। अब एग्जिट पोल में सबके ऊपर दबाव है सरकार का। खुलेआम यहां पर इसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे। मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो आत्मविश्वास विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। अमेरिका के सैन्य प्लेन से अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया। जानकारी के मुताबिक ये प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट लैंड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, क्या वो कभी भी फिर से भविष्य में अमेरिका जा सकते हैं? वहीं इस पर अब MIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। ये लोग जब यहाँ आएंगे तब सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये इन्हें देश को बताना पड़ेगा। ये तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए ये सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार भाजपा को वोट दिया है। अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए मैंने वोट कर दिया है। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी पार्टियाँ जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो सर, आप मोदी जी की नीतियों से सहमत हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति हैं, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को ख़त्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है,
ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना, वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान पूरे होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की संभावना है और आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में आपके लिए एग्जिट पोल बड़ी मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। इस पर अब अरविंद केजरीवाल के सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। संजीवनी स्कीम, ये जो हमने घोषणाएं की थी, मुझे लगता है कि उसका एक व्यापक असर आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। सर ये आखिरी नतीजे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल पर जब विश्लेषण किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि पहली बार 28 सालों में बीजेपी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है, कई मुद्दों पर घेरा है। तो आप देख लीजिएगा परिणाम 8 तारीख को, उसमें ज्यादा दिन थोड़ी रह गया। आज 6 तारीख हो गई, परसों आ जाएंगे नतीजे। दिल्ली में मतदान पूरे होने के साथ ही 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। उससे पहले चुनाव खत्म होने के साथ ही तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। अधिकांश एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बड़ा उलटफेर दिख रहा है और इस बार भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। लगता है शायद सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में, उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का, वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकलन नहीं लगा सकता हूं, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भाजपा पछाड़ती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर आप नेता और ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है, तो अपनी सरकार बना ले। एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। सर, मिलिट्री का बयान आया है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग और इस तरीके की जो भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में हुआ करती थी, उनके ऊपर सरकार का कब्जा आज साफ साफ नजर आता है। और ये सभी संस्थाएं ज्यादातर सरकार के राजनीतिक अंग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह जो है आज बर्ताव करते हैं, और इससे पूरे के पूरे देश की
जो संवैधानिक नींव है, जो हमारी प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, वो कमजोर हुई हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे प्रकरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुप है, ये हैरान करने वाला है। उसमें अधिकांश लोग हरियाणा के, गुजरात के और पंजाब के बताए जा रहे हैं, और वो हमारे भारत के नागरिक हैं। हाथों पैरों में बेड़ियां बांध के उन लोगों को नहीं, पूरे के पूरे भारतवर्ष को बेइज्जत किया है अमेरिका ने। इतनी बड़ी बेइज्जती पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, ये हैरान करने की बात है। क्या वो भारत माँ के सपूत नहीं है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद तमाम एग्जिट के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन एग्जिट पोल पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने सोच समझकर ही वोट किया है। मेरे हिसाब से दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ के दिल्ली की जनता ने वोट किया है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को वोट करने की कोशिश करी है जो कि एक्चुअली दिल्ली के लिए काम कर सकते हैं। बाकी जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमेच्योर है एंड रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, बिकॉज एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि हमेशा एग्जिट पोल से हमने बेहतर ही प्रदर्शन किया, तो हमें लग रहा है कि हमारी ही सरकार बनेगी। तो किस तरह से देखते हैं कि देखिए, सरकार तो उसकी बनेगी जो जनता जिनको चुन के लेकर आना चाहती है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि जिसकी भी सरकार बने उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो दिल्ली के लिए काम करे, क्योंकि आज जो दिल्ली के हालात हैं वो तो बहुत ही बुरे हैं। आज दिल्ली अपने वर्स्ट हाल पे पहुंच चुकी है और अगर आप देखें तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ पानी लोगों के घरों में आ रहा है, कूड़े दान बन गया दिल्ली, हर जगह पे कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, यमुना जी हम साफ़ नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनको सोच के मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने इस बार वोट किया। यूपी स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। अब इस सीट पर नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को लेकर टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में लगे आरोपों पर कहा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा हमें उन्हें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बिहार के गोपालगंज जिले में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने हाल के दिनों में हुई चर्चित घटनाओं और लूट की घटनाओं का जिक्र करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर इसे जंगल राज करार दिया। उनके इस बयान पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जहां पर भी इतना मैं आपके माध्यम से बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का नंबर 1 प्रायोरिटी जब से सरकार बनी तब से रहा है और कानून का राज वहां चलता है। अगर कोई गलत जो मैटर पे वो बोल रहे हैं उसमें पुलिस का भी एक वर्जन है, पुलिस जांच कर रही है उस चीज में, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं और अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई उस पर होगी। और कोई ये कह दे कि कानून हाथ में ले सकता है, नीतीश कुमार के राज सरकार में ये संभव नहीं। दिल्ली में कल विधानसभा का चुनाव हुआ और अब नतीजों से पहले आरजेडी ने दावा किया है कि इसका असर बिहार में देखने को मिल सकता है। आरजेडी ने बिहार में पॉलिटिकल भूकंप का दावा किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बन गई तो बिहार में जेडीयू को तोड़कर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर भाजपा अपना सीएम बनाएगी। अभी पिछले कुछ चुनावों से एग्जिट पोल का आकलन सही नहीं हो रहा है और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें बहुत से ज़्यादातर लोग बीजेपी सरकार बन रही है ये दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। तो अब जब तक 8 फरवरी को अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं, एग्जिट पोल पर अब भरोसा नहीं रहा लोगों को। हरियाणा में क्या हुआ, बहुत बार एग्जिट पोल ज़्यादातर, इधर तो कुछ चुनाव से ये देखे जा रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं।
तो अब इस बार दिल्ली के चुनाव में जो एग्जिट पोल नतीजों को लेकर दिखाया जा रहा है उस पर लोगों को कैसे भरोसा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा मामले में गंभीर आरोप लगाए और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक इस मामले की जांच 3 विभाग कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जीतू पटवारी ने कहा कि सौरभ शर्मा मामले में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली। पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जांच एजेंसियां 3 देश की और प्रदेश की। सौरभ शर्मा केस में इतना बड़ा जखीरा मिला, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली। लोक आयुक्त का व्यवहार, परसेप्शन है पब्लिक में कि सब पूरे मामले को रफा दफा करना जैसा है। मैं चिंता का विषय है। मैं लोकायुक्त जी से आग्रह करता हूं, आप एक ऐसी निष्पक्ष संस्था है जिसका भरोसा मध्य प्रदेश को, आम जन को आप पे होना चाहिए। जो गतिविधियां बन रही है उससे एहसास, परसेप्शन पब्लिक में जा रहा है कि लोक आयुक्त का काम सिर्फ पूरे मामले को दबाना है। उसको एक तरह से ट्रेनिंग देकर दूसरी एजेंसियों से क्या बात करना है इसकी प्रोसेस पे दिखता है। वो डायरी कहाँ है जिसकी शुरुआत में आपने बात की थी? क्या यही छोटा सा एक पानी का तालाब का मछली है जो सौरभ शर्मा का नाम है कि बड़े बड़े मगरमच्छ है इसके पीछे? उन मगरमच्छों को कौन पकड़ेगा? लोक आयुक्त जी, आप जिस तरीके से आपका काम करने का परसेप्शन बन रहा है ये संदेह पैदा करता है और मैं समझता हूं ये ना आपकी सेहत के लिए ना मध्य प्रदेश की सेहत के लिए अच्छा है। हम चाहते हैं कि आपका सम्मान बढ़े और आप ईमानदारी से जो मूल अपराधी हैं इस पूरे जखीरे के उनको सामने लाएं। फिर से हमारी मांग है, सौरभ शर्मा की मां कोड वर्ड में बात करती है, जेल में जाती है, अखबारों की सुर्खियां हैं। क्या है ये कोड वर्ड? आखिर सोना किसका है? डायरी कहाँ है? ये इतने अरबों करोड़ों रुपए निकले, डायरी में नाम किसके किसके हैं? ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लोक आयुक्त जी का 2 महीने में जिस तरीके का काम करने की शैली रही, संदेह की स्थिति है और मैं मानता हूं ये न उनके लिए ठीक है, लोक आयुक्त महोदय के लिए, और न मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था। इस स्थिति में स्वायत्त संस्थाओं पर से भरोसा उठता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? लगातार इतना बड़ा बजट स्वास्थ्य पर खर्च करने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में जिला अस्पताल को देने की षड्यंत्र हमारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इधर कुपोषित बच्चे अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। मातृ मृत्यु दर अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो मध्य प्रदेश में। कुपोषित महिलाओं का अगर कहीं सेंसेक्स चिन्हित होता है सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश होता है। आखिर कितनी भयावहता है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 3000 करोड़ रुपया हर हफ्ते कर्ज लेता है, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देश में सबसे ज्यादा बदनाम अगर हो गया तो मध्य प्रदेश हो गया। कहीं 180 की एम्बुलेंस नहीं आती है तो कहीं एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटलों में किसी को, मरीजों को छोड़ने नहीं जाते। लाशें कंधे पे ढोते ढोते सैकड़ों वीडियो मध्य प्रदेश के हैं। दुख है, चिंता का विषय है। बांग्लादेश की राजधानी में कल शाम से देर रात तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और मुल्क के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इतने भर से मन नहीं भरा तो भीड़ ने उनके आवास को फूंक दिया, साथ ही हसीना के पति के घर को भी आग के हवाले कर दिया। देश की अंतरिम सरकार इस दौरान तमाशबीन बनी रही। एक खबर के मुताबिक ये पूरा बवाल शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन के दौरान हुआ। हजारों प्रदर्शनकारी धानमंडी 32 पहुंच गए, आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये आवास फांसीवादी का तीर्थ स्थल है, इसे ध्वस्त किया जाए। इस पूरे अभियान को बुलडोजर जुलूस का नाम दिया गया है। शेख हसीना का रात 9 बजे संबोधन शुरू होना था। इससे पहले ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु के आवास पर धावा बोल दिया। आवास पर फावड़े और हथौड़े चलाए गए। वहाँ के लोगों ने कहा है कि इस दौरान बंगबंधु मुजीब की एक
भित्ति भी नष्ट हो गई है। कुछ लोगों ने रात करीब 9:30 बजे इमारत में आग लगा दी। आधी रात से कुछ पहले एक क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन पहुंची। लगभग 2.5 घंटे बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तब तक आवास के कुछ हिस्से जमींदोज हो चुके थे। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक हसीना दिल्ली से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। ये घटना इसी का जवाब है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नारे भी लगाए। नारों में दिल्ली शब्द का भी उल्लेख किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अवामी लीग को बांग्लादेश में किसी भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस सारे बवाल के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। आधी रात तक कोई भी अग्निशमन कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। रात करीब 9:30 बजे सेना के कुछ जवान जरूर मौके पर पहुंचे, पर बाद में वो वहां से चले गए। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।